आज हम देखेंगे जी बॉन्ड्स, बेल बॉन्ड्स और शोटी बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स लफ्ज़ है जिसको हम पर्सनल बॉन्ड कहते हैं, इसकी डेफिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन लॉ, पहली बार इंडियन क्रिमिनल लॉ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है। इसीलिए हम इसकी डेफिनेशंस को लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी बेल बॉन्ड्स। आमतौर पे हम जमानत भरते हैं, अदालत में जमानत देते हैं 5-7 कागज भर कर, शोटी के साइन करा के, नंबरदार के साइन करा के, साथ में प्रॉपर्टी के कागज लगाकर। हमें ये होता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो मैं चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी ये इच्छा होती है कि चीज़ को लेमैन की लैंग्वेज में बताया जाए, एक आम मजदूर को भी पता लगे कि बेल बॉन्ड भरने होता क्या है दरअसल। तो बेल बॉन्ड्स में ने जी पहला पोर्शन जो होता है उसमें सिंपली उस अदालत का नाम होता है जिस अदालत ने मुझे बेल दी, मुलजम को या गवाह को या किसी और को। दूसरा कॉलम होता है उस केस का नाम। आगे तीसरे कॉलम में आपने देखा लिखा हुआ है FIR नंबर, डेटेड, पुलिस स्टेशन, 4 ऑफेंसेस अंडर सेक्शन, भी कौन कौन सी सेक्शंस में बेल दी, कौन सी FIR में दी। अब FIR मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसका पर्पस ये है कि ज़रूरी नहीं पुलिस केस में बेल मिले आपको, कंप्लेंट केस में भी तो बेल लेनी पड़ सकती है। और भी कई तरह के केसेस होते हैं जिनमें हम बेल लेते हैं। सो यहाँ उस केस का नंबर भी हो सकता है, कंप्लेंट केस का या किसी और केस का। ये सेकेंड हाफ है बेल बॉन्ड्स का, जो मुलजम के द्वारा या विटनेस या अदर पर्सन जिसको कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है उसके द्वारा भरा जाता है। ये देखिए आप, सिंपल है ये। आई सन ऑफ श्री रेजिडेंट ऑफ एम एन अक्यूज्ड इन द अबव टाइटल्ड केस, कि मैं ऊपर लिखे केस में, ऊपर आपने देखा ना पहली स्लाइड में टाइटल लिखा है, केस का नाम है, कि मैं उस केस में मुलजम हूँ। अब यह मुलजम की जगह फिर मैंने अक्यूज्ड अंडरलाइन किया हुआ है, गवाह भी हो सकता है और अदर पर्सन को भी बेल देने को कहा जा सकता है। बेल बॉन्ड भरने को कोर्ट किसी को भी कह सकती है, वर्चुअली किसी को भी। इस मामले में कोर्ट की फुलेस्ट डिस्क्रिप्शन है। ये अलग बात है कि आमतौर पे बेल मुलजम को दी जाती है, कोर्ट किसी को भी कह सकती है कि बेल बॉन्ड भरो भाई, मुझे क्या पता तू आओगे कि नहीं। तो आगे बंदा कहता है जी आई एम ग्रांटेड बेल इन दिस केस बाय द कोर्ट ऑफ फलाना, अंडर सेक्शन फलाना, FIR फलानी, डेटेड फलानी, पुलिस स्टेशन फलाना। ये पार्टिकुलर है सिंपल कि मुझे कोर्ट ने इस केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। आगे, एंड आई एम आस्क्ड टू गिव सिक्योरिटी फॉर माई अटेंडेंस इन द अबव साइड केस ऑन ईच एंड एवरी डेट। कोर्ट ने मुझे कहा है कि तू सिक्योरिटी दे जिससे हम इंश्योर कर सकें तो कोर्ट में हर डेट में टाइम से हाजिर होगा। मतलब अपनी अटेंडेंस सिक्योर करने का अंडरटेकिंग है ये। एंड आई शैल सरेंडर इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी कोर्ट कहेगी मैं सरेंडर भी कर दूंगा, कोर्ट में पेश हो जाऊंगी। आगे हो जी, बेल देनी है दो, नहीं देनी तो कैंसिल कर दो, जो भी। दिस इज द अंडरटेकिंग। आगे आ गया जी असली बात जो बेल बॉन्ड में होती है। एंड शैल अपीयर इन अबव सेड कोर्ट ऑन एवरी डेट। ये है मुद्दे की बात। जब आपको बेल पर रिहा किया जाता है, आपसे जमानत लेकर बेल बॉन्ड या छोटी बॉन्ड भरवा कर, तो इसका मतलब इतना ही होता है कि आप ये अंडरटेकिंग देते हो कि मैं कोर्ट में हर डेट को पेश होऊंगा ऑन द टाइम फिक्स भी। टाइम भी 10 बजे होता है कोर्ट का आमतौर से, कई जगह 7 बजे होता है जहाँ टिब्बे उड़ते हैं बठिंडा टाइप। तो इन केस ऑफ माई डिफॉल्ट बेल अमाउंट रुपीज एना, जितने की भी बेल हुई, बी फॉरफिटेड टू द स्टेट, कि मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि हर डेट पर कोर्ट में आऊँगा। अगर मैं डिफॉल्ट करूँ यानी बेल जंप कर जाऊँ, ना आऊँ, तो कोर्ट जितने अमाउंट की मुझे मान लो 20,000 की बेल दी है, तो उस 20,000 को जब्त करके सरकार को देंगे। ये है मुद्दे की बात
कि कोर्ट ने मुझे 20,000 की बेल पर रिहा किया, मैं ये बॉन्ड भर देता हूँ, बेल बॉन्ड, तो अगर मैं किसी डेट को कोर्ट में नहीं जाता तो कोर्ट वो पैसे जब्त करके सरकार को दे देती है। अब इतना भी जुल्म नहीं होता। मान लो आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप बीमार हो गए, कोई रास्ते में आंदोलन आ गया, कोई समथिंग एल्स, तो आप एग्जम्पशन की अर्जी भी दे सकते हैं। मतलब आप गैर हाजिर हुए फॉर ए जस्ट कॉज, तो फिर कोर्ट इतना जुल्म नहीं करती कि आपके पैसे भी जब्त कर ले। आपके पास अब तो FIR भी होती है, अगर बेल जब्त करते हो आप, तो वो एक स्पेसिफिक जुर्म है, उसकी अलग से सज़ा है, लेकिन वो जुर्म बिल्कुल होना चाहिए, उसमें मैलिस जरूरी है। जस्ट कॉज के लिए आप गैर हाजिर हो गए तो फिर आपको कोर्ट लीनियंटली लेती है, आमतौर पे अच्छी कोर्ट है। नेक्स्ट आ गया जी शोटी बॉन्ड। सेम टाइटल है इसका भी, जैसे बेल बॉन्ड्स में था, नेम ऑफ द कोर्ट, टाइटल ऑफ द केस, FIR नंबर, पुलिस स्टेशन, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन, ये सब टाइटल ही है, सिंपली टाइटल ही है कि ये कोर्ट है, ये केस चल रहा है वहाँ, ये वाली FIR है, ये वाले पुलिस स्टेशन की है, और फॉलोइंग इन सेक्शंस में जमानत दी गई है। ये क्रिमिनल केस भी हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया। आगे नेक्स्ट पार्ट है उसी छोटी बॉन्ड का, जो ऊपर टाइटल देखा आपने छोटी बॉन्ड का, उसका नेक्स्ट पार्ट है कि मैं, ये छोटी कह रहा है, मैं सन ऑफ फलाना, रेजिडेंट ऑफ फलाना, डू स्टैंड श्योरिटी फॉर अक्यूज्ड नेम्ड डैश 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 इन द अबव सेड केस। ऊपर जिस केस का नाम लिखा है उसमें मैं मुलजम के लिए जमानत दे रहा हूँ, श्योरिटी स्टैंड कर रहा हूँ, यानी जमानत दे रहा हूँ। अब ये क्या है? एंड आई बाइंड माई सेल्फ टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड इन द अबव सेड कोर्ट ऑन ईच एंड एवरी डेट टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। मान लो किसी डेट पर अक्यूज नहीं आता, तो एट द फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट इस श्योरिटी को बुलाती है, भाई तुमने जिम्मेदारी ली थी मुलजम को पेश करने की, जाओ लेकर आओ उसको, सिंपल। अगर वो गैर हाजिरी किसी जस्ट काज के लिए साबित हुई तो केस चल पड़ेगा आगे, थोड़ा बहुत झाड़ चंप करके मुलजम की। अगर वो जानबूझ के गैर हाजिर हुआ है, बदतमीजी की है, तो उसकी अलग सजा है। एंड इन केस ऑफ माई डिफॉल्ट सांस एनी जस्ट काज, कि अगर मैं मुलजम को पेश ना कर सका, सांस मतलब विदाउट एनी जस्ट काज, कि मुलजम कनेडा ही भाग गया, भागना पड़ा, उसका नक्सलाइट में नाम आ गया था, तो इसमें छोटी का कसूर बोलेंगे भी इस बच्चे का क्या कसूर है, ये तो उसको बुलाने भी गया, लेने भी गया, लेकिन वो बदतमीजी कर गया, ये हो गया जस्ट कॉज। तो माई श्योरिटी अमाउंट रुपीज इतना भी फॉरफिटेड। मतलब अगर ये साबित हो जाए कि श्योरिटी जानबूझकर मुलजम को पेश नहीं कर रहा, तो उसके जो श्योरिटी बॉन्ड जितने रुपए के उसको भरने के लिए कहा गया था वो जब्त हो जाएंगे, सरकार को चले जाएंगे। नीचे हर कागज़ के कोर्ट में जो देते हैं, आपको पता ही है, शहर का नाम लिखा जाता है और डेट लिखी जाती है। इस परफॉर्मे में नीचे श्योरिटी के दस्तखत होते हैं और एक आइडेंटिफायर के दस्तखत होते हैं। और यहाँ ये एक्स्ट्रा सिग्नेचर इसलिए आते हैं कि इस श्योरिटी बॉन्ड के साथ जो श्योरिटी है, जमानती है, अपनी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट लगाता है, रजिस्ट्री लगा सकता है, फर्द लगा सकता है। तो ये आमतौर पे नंबरदार को पता होता है उस इलाके के कि इस बंदे की मलकियत फलानी ज़मीन है, फलाने कसरा नंबर का ये मालिक है, या फलाने शहरों में MC को पता होता है कि फलाने प्लॉट का ये मालिक है। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ये वही बंदा है जो इन खसरा नंबर्स या इस मकान नंबर का मालिक है। और इसके साथ क्या लगता है, फिर 2 कागज़ लगते हैं। एक लगती है प्रॉपर्टी ऑफ द श्योरिटी का कागज़, मैंने पहले बताया आपको, रजिस्ट्री लगती है या जमाबंदी लगती है। पेंडू प्रॉपर्टी हो तो जमाबंदी, शहरी प्रॉपर्टी है आपके पास, श्योरिटी के पास तो रजिस्ट्री। अगर दोनों नहीं है तो FD लगा दो, कौन सा किसी ने खा जानी है। पैसे तो जब तब होंगे ना जब हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट करना ही नहीं, अच्छा कईयों के पास कुछ भी नहीं होता तीनों में से, वो कैश जमा करा देते हैं, नो प्रॉब्लम। जिसके पास कैश भी नहीं होता उसका आगे आएगा।
तो ये एक एफिडेविट ऑफ द अक्यूज लगता है। उसमें फिर आप देखो ऊपर नेम ऑफ द कोर्ट है, फिर टाइटल ऑफ द केस है, फिर बंदे का नाम है मुलजम जिसको बेल दी गई है, मैं सन ऑफ फलाना एज देना रेजिडेंट डू हेयर बाई सोलमनली डिक्लेयर एंड अफर्म। ये तो फॉर्मल पोर्शन हो गया ना एफिडेविट का। इस एफिडेविट में काम की बात ये है कि दैट आई एम सोल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी डैश 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 डैश। जब मैंने बेल बॉन्ड फिल किए, जैसे छोटी ने अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लगाया बेल बॉन्ड के साथ, ऐसे बेल बॉन्ड देने वाला अक्यूज्ड भी लगाता है और उसको ये एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। वैसे भी अगर इसकी जगह इतने लंबे चौड़े एफिडेविट की जगह ये जो पहला बेल बॉन्ड आ रहा है, ये इसमें ही आधी लाइन ऐड कर दो कि आई एम द ओनर ऑफ माई प्रॉपर्टी अटैच्ड हेयर विद। फिर जिस प्रॉपर्टी का कागज़ मैंने अटैच किया है मैं उसका मालिक हूँ। अगर ये झूठ निकलेगा तो कोर्ट में झूठ बोलने की तो बहुत ज़्यादा सजा है, परजुरी, फॉल्स स्टेटमेंट इन द कोर्ट। तो एफिडेविट से कोई डबल बम्प तो चल नहीं जाना, बस ये चला आ रहा है, बस कागज बढ़ाए हुए हमने, मुंशी का खर्चा चलता रहता है। तो आगे आ गया जी छोटी का एफिडेविट। ये एफिडेविट जो इंट्रोड्यूस हुआ ये हुआ 2006 में, जब सीआरपीसी अमेंड हुई। पहले सिंपल एफिडेविट ये होता था कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, ये लाइन लिखते थे। और ये लाइन ऊपर छोटी बॉन्ड में भी लिखी जा सकती है कि मैं तो मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी का जिसकी लिस्ट मैंने साथ लगाई है या जिसका डॉक्यूमेंट मैंने साथ लगाया। एक्स्ट्रा कागज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि कोर्टों में ना, अदालतों में सेट बने बनाए मिल जाते थे 10-12 हज़ार में, अब भी मिल जाते हैं। छोटे शहरों में पंजाब के 12-13 हज़ार में एक सेट मिल जाता है, अभी एक छोटी एक नंबरदार, या दो आइडेंटिफाई करने वाले और एक छोटी बने बनाए मिल जाते हैं। उनके पास बनी बनाई जुगाड़ू फर्दें होती हैं, वो आपकी 10-12 हज़ार रुपये लेके जमानत दे देते हैं। तो ये एफिडेविट इंश्योर किया गया 2006 में अमेंड करके। अब हम छोटी से ये लिखवाते हैं कि मैंने पहले कभी किसी कोर्ट में कोई बेल नहीं दी, वन थिंग दी है तो उसके पर्टिकुलर्स ये हैं, ताकि पता चले कि फ़र्द में, जमाबंदी में या रजिस्ट्री में मेरी प्रॉपर्टी तो 1 लाख की है, बेल्स में 10 दे चुका हूँ 10 लाख की। ये चीज़ रोकने के लिए और वही बने बनाए सेटों वाला सिस्टम रोकने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने पता किया अभी छोटे शहरों में, चंडीगढ़ तो कम है या नहीं है, छोटे शहरों में जो रीडर है वो चढ़ाता ही नहीं। जब बंदा छोटी जमानत देता है तो उसका आधार कार्ड का नंबर लिखा जाता है और उसके आगे ये लिखा जाता है कि इसने फलाने केस में इतने रुपए की जमानत दी है, और वो ऑनलाइन सिस्टम में चढ़ जाता है। तो जब वो दूसरी अदालत में जाकर फिर जमानत देने की कोशिश करेगा तो पिछली सारी दी हुई जमानतें उसमें आ जाएंगी। तो हो क्या रहा है कि अगर जमानतें दिखेंगी तब जो होंगी सिस्टम में, तो कई बार ये हो जाता है। सेशन जो ऊपर से सख्ती हुई है, हाई कोर्ट ने बोला है, सेशन जजेस के लेटर आते हैं कि रोज़ शाम को आप जितनी भी बेल्स भरी गई हैं उनको अपलोड करो सिस्टम में कि फलाने फलाने ने दी हैं, फलाना फलाना खसरा नंबर या फलाना फलाना प्रॉपर्टी नंबर, ताकि वो सेट बहुत सारी बेल्स में यूज़ ना हो सके। खैर ये हो जाएगा कंट्रोल अब, क्योंकि ये जो इंटरनेट वगैरह ऑनलाइन, इसके नुकसान लोग कहते हैं, इससे फ़ायदे भी तो होंगे। अब है जी 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन। ये पहली बार इंडियन क्रिमिनल लॉ में किसी ने ये पुण्य का काम किया। पहले किसी क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया में पर्सनल बॉन्ड डिफाइंड ही नहीं था, किसी भी लॉ में।
जिसको हम जाति मुचलका बोलते हैं। पर्सनल बॉन्ड, तो पर्सनल बॉन्ड का मतलब है, अब इस सेक्शन में BNSS में डिफाइन ही कर दिया सेक्शन 479 कि बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड सांस शोटिस, मतलब जाति मुचलका बिना शोटिस के। इसका मतलब है कि मैंने एक कागज लेना है ऐसा, ये जैसे ये बेल बॉन्ड आ गया, ये वाला कि ये मेरा नाम है, ये केस का नाम है, तो मुझे कोर्ट ने बेल पर रिहा करने का ऑर्डर किया है और मुझे जमानत देने का भी ऑर्डर किया है, बट एज इज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट और इज अलाउड बाय द कोर्ट, आई एम गिविंग द पर्सनल बॉन्ड। इस कागज पर मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि मैं हर डेट पर कोर्ट में हाजिर आऊँगा, और नहीं आया तो आप जो लीगल प्रोसेस है वो कर सकते हो। यानी छोटी प्रॉपर्टी, नंबरदार, फलाना टिमका, ऐसे 15-16 कागज लगाने की बजाय सिंपल जाति मचल के पर्सनल बॉन्ड पर भी कोर्ट बंदे को रिहा कर सकती है। पीछे जो बड़ा रौला बड़ा था केजरीवाल वाली जमानत का, डेफेमेशन के केस में, वो क्या था कि उसको कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि ही इज ऑर्डर टू बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड्स ऑफ रुपीज NA एंड शॉर्टी बॉन्ड्स ऑफ रुपीज NA। उसने बोला कि मैंने तो बेल बॉन्ड देनी नहीं है, सो वो कोर्ट ने रिफ्यूज नहीं किया था कि मैं नहीं तुझे देता, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 500 जो IPC की थी पुरानी में, वो बेलेबल ऑफेंस था। उसमें तो कोर्ट ने ये एट द फर्स्ट इंस्टेंस लिखना ही लिखना है जिमनी ऑर्डर में, सिंस द ऑफेंस इज बेलेबल ही इज ऑर्डर टू बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड्स। अब बेल बॉन्ड्स ना भरे बंदा तो कोई क्या कर सकता है, और कोर्ट को ये लगे कि ये बेल बॉन्ड भरने की कैपेसिटी में नहीं है। इसका हम जब बेल्स डिस्कस करेंगे ना, तब डिस्कस करेंगे डिटेल में कि बंदा बेल देने की कैपेसिटी में नहीं है, तब कोर्ट बंदे से सिर्फ पर्सनल बॉन्ड यानी जाति मुचलका लेकर भी रिहा कर सकती है। ऐसी बहुत सारी बहुत बढ़िया सैल्यूटरी प्रोविजंस आ गई हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो अलग बात है कि यूज़ नहीं हो रही। सो हियर द वीडियो कंक्लूड्स, विश मी फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। I shall be continuing with BNSS and other laws for this semester. Thank you.